हाय गाइस, मैं नेहा हूँ और आज हम लोग गवर्नर के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन की बात हो जाए। लक्ष्य नज़रों से हट ना जाए, कदम बढ़ाए चल, कामयाबी तेरे पाँव छुएगी आज नहीं तो कल। अक्सर शोरगुल वही करते नज़र आते हैं जो भीड़ का हिस्सा होते हैं। अगर कामयाबी चाहिए तो इंसान को चुपचाप मेहनत करते आना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बराबर ही होते हैं। जिस तरह से पावर एंड फंक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सेंटर के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए, उसी तरह से गवर्नर को पावर एंड फंक्शन मिला हुआ है स्टेट के लिए। हर एक स्टेट में एक गवर्नर होते हैं या फिर एक ही गवर्नर एक या दो स्टेट के लिए होते हैं। जैसे अभी बिहार में जो गवर्नर थे उनको बंगाल का भी गवर्नर बनाया गया था, है ना। और जो यूनियन टेरिटरी होती है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं हमारे स्टेट के गवर्नर से, क्योंकि हमारे स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के। उनके पास रियल पावर नहीं होता, रियल पावर चीफ मिनिस्टर के पास होता है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं उनके पास उस स्टेट का रियल पावर होता है। हमारे यहाँ गवर्नर जो हैं वो नॉमिनल हेड हैं, लेकिन इनके पास भी बहुत सारे पावर एंड फंक्शंस हैं जो हम लोग देखेंगे। अब है कि गवर्नर को अपॉइंट करता कौन है, तो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अपॉइंट करने के बाद इनको शपथ कौन दिलाता है? तो क्या इतने सारे राज्य हैं हमारे भारत में, हर जगह अपॉइंटमेंट अगर गवर्नर का होगा तो क्या राष्ट्रपति जी सबको शपथ दिलाते चलेंगे? नहीं। तो वो शपथ दिलवाने के लिए एक अरेंजमेंट किया हुआ है, वो खुद नहीं शपथ दिलवाते हैं, बल्कि जिस राज्य में गवर्नर को नियुक्त किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। और अगर वो नहीं हो तो हाई कोर्ट के कोई भी जो जज होंगे वो शपथ दिलाने का काम करते हैं। गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब कहाँ बैठते हैं? तो राज्य के राजभवन में। अगर ये एक या एक से ज़्यादा स्टेट में गवर्नर बने होते हैं तो इनको जो पेमेंट दिया जाता है वो दोनों स्टेट से मिला करके दिया जाता है, या तो 50-50 दोनों स्टेट दे दें, या फिर मतलब दोनों स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है इनके वेतन में। अब इनका जो टर्म होता है ये कितने दिन तक अपने जगह पे बने रहते हैं? तो संविधान में जो है ऐसा लिखा गया है कि या तो इनका टर्म जो है वो 5 साल का होता है, और नहीं तो ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं। जितने दिन प्रेसिडेंट साहब का मन है उतने दिन इनको अपने सीट पे बनाए रखेंगे। हो सकता है कि आज जो है उड़ीसा के गवर्नर हैं तो कल बंगाल का बना करके भेज देंगे, कल तमिलनाडु के गवर्नर हैं तो 2 महीने बाद जो है केरला का बनाकर भेज देंगे। तो ये प्रेसिडेंट साहब के हाथों में होता है, तो उनके प्लेजर के अनुसार ही ये काम करते हैं। ये होते क्या हैं? तो ये संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये गवर्नर साहब क्या हैं, केंद्र के जो हैं ये एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये निगरानी रखते हैं स्टेट पे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो इलेक्शन के द्वारा आते हैं, चुनाव हो कर के आते हैं, और गवर्नर साहब को क्या है, अपॉइंट किया जाता है। तो कहीं वो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी एरिया जो है किसको राज्य किसको बोलते हैं? जिसके पास अपना एरिया हो, जिसके पास अपनी जनसंख्या हो, जहाँ अपना प्रशासन हो। लेकिन कोई भी स्टेट जो है वो सोवरेन नहीं है। सोवरेन कहने का मतलब होता है कि हम पर किसी का कंट्रोल नहीं हो, हम अपने निर्णय खुद ले सकें। लेकिन हमारे इंडिया में कोई भी स्टेट अभी सोवरेन नहीं है, क्योंकि अगर वो सोवरेन हो जाएगा तो उसको ये पावर हो जाएगा कि वो अपना एक कंट्री बना ले, है ना। तो सोवरेंटी क्या है, हमारे यहाँ केंद्र के पास होता है। कुछ पावर संविधान के द्वारा स्टेट को दिया गया है कि इन एरियाज़ में आप खुद से अपना रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाती है और केंद्र की बातों को मानना पड़ता है स्टेट को। इसलिए हमारे यहाँ स्टेट जो है वो सॉवरेन नहीं है। कहने का मतलब अपना मन मर्जी हर समय नहीं चला सकते हैं। जो एरिया डिफाइन किया गया है वहीं उनका जो जुरिडिक्शन है उतना ही वो काम कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ स्टेट क्या है, सॉवरेन नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नर जो हैं वो एजेंट होते हैं, केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं। नॉर्मली ये देखा भी जाता है कि जब भी केंद्र की सरकार हटती है तो जो पार्टी आती है पहले सफाई करने का काम करती है गवर्नर को, उसके बाद नया गवर्नर अपॉइंट करती है।
इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, है ना। एक और चीज़ है, गवर्नर को, प्रेसिडेंट को बहुत सारा पावर दिया गया है जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिक बातों को हम लोग देखते हैं, जिसमें गवर्नर साहब को माफ़ करने की शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा और प्रेसिडेंट साहब को भी दी गई है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब मिलिट्री की सज़ा भी मिली है तो उसको भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर साहब ऐसा नहीं कर सकते। सारी चीज़ वो प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट ही कर सकते हैं, लेकिन फांसी की सज़ा और मिलिट्री की सज़ा जो है माफ़ करने का राइट गवर्नर साहब को नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब क्या होते हैं, प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो हेड होते हैं हमारे यहाँ तीनों सेनाओं के, इसलिए उनको माफ़ करने का अधिकार है, लेकिन गवर्नर साहब को नहीं है, है ना। और एक चीज़ और, गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट साहब को इम्यून भी रखा गया है। जब वो पोस्ट पर बने रहते हैं एज अ गवर्नर और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो इम्यून रहते हैं, उन पर कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर वो अपने पोस्ट से हटेंगे तब है कि फौजदारी मुकदमा उनके अगेंस्ट चलाया जाएगा, लेकिन ये जब तक वो पद पर बने हुए हैं तब तक कोई भी क्रिमिनल फौजदारी मुकदमा नहीं उन पर चलेगा। फौजदारी मुकदमा क्या होता है, मार धाड़, उसके बाद किसी को धमकाना, ये सब फौजदारी मुकदमा में शामिल होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा, तो फिर और वीडियो बनाकर मैं आपके लिए लाऊंगी।